नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज इजराइल की जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल की फौज ने एक साथ हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर इस जंग में इजराइल की हार हुई तो यूरोप पर बड़ा खतरा मंडराएगा। इराक में अमेरिकी सेना के बेस पर पहली बार ईरान की फतह मिसाइल से हमला कर ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों ने बड़ी जंग का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों को भेजे जाने के विवाद पर तालिबान बुरी तरह भड़क गए और पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गाजा पट्टी से। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इजराइल के 13 ताकतवर टैंकों को तबाह कर दिया। हमास ने उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में इजराइल के टैंकों को ध्वस्त करने का दावा किया है। ये वही इलाके हैं जहां इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और हमास के लड़ाकों को ढेर करने में जुटी है। लेकिन हमास भी इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने में पीछे नहीं हट रहा है और इजराइल के 13 टैंकों को तबाह कर हमास ने यह साफ कर दिया कि जंग में उसके लड़ाके किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। नीरज, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, 30 दिन हो चुके हैं जंग को और हमास की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा सिटी के आसपास और उत्तर गाजा में 13 टैंकों को तबाह किया है हमास के आतंकियों ने। और इस पूरे 30 दिन के युद्ध में देखिए, आज एक साइलेंस का भी आयोजन किया गया था पूरे इजराइल की तरफ से 7 अक्टूबर को आतंकी हमले के मामले में। लेकिन गोला बारूद, तोप, टैंक के हमले जो है वो नहीं रुके हमास और गाजा के अंदर। लेकिन हमास का ये दावा कि बेत हनून, गाजा सिटी के आसपास ज्यादातर टैंकों को तबाह किया गया है और इस बारे में टेलीग्राम पोस्ट की तरफ से वीडियो भी जारी किए गए जिसमें यह दावा किया गया है कि कई टैंक तबाह किए गए हैं और आने वाले वक्त में इस तरह के हमले और भी किए जाएंगे। जी नीरज, और बड़ी खबर आई कि ठिकानों को ध्वस्त करने से जुड़ी है ये खबर कि जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में मौजूद हमास के 450 ठिकानों को तबाह कर दिया। देर रात आसमान से इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बम, रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में हमास के लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। मतलब जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल ने गाजा पट्टी पर जमकर कहर बरपाया, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर वहां तबाही मचा दी थी, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल की सेना हमास के एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले 1 महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए, ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे। क्योंकि इजराइल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी।
ठीक एक महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। मतलब जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने हमास पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुटी है, ताकि हमास दोबारा इजराइल पर हमला करने की गलती न कर सके। इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। मतलब इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा पट्टी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इजराइल का दावा है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जंग के हर नियम का पालन कर रहा है। उसके इस ऑपरेशन में बेगुनाह लोग न मारे जाएं, इसके लिए इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है। और तो और उत्तरी गाजा से लोगों को निकालने के लिए इजराइल ने सुरक्षित रास्ता भी बनाया है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि इजराइल की सेना का मकसद उत्तरी गाजा में हमास का नामो निशान मिटा देना है और इसी वजह से इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया। उत्तरी गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को कैसे ढूंढना है, उन्हें कैसे मार गिराना है, कैसे हमास के ठिकानों को तबाह करना है, इसकी सारी तैयारी बड़ी बारीकी से की जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि जिस तरह से 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों को तबाह किया गया, इजराइल की सेना उससे भी भयानक हमले की तैयारी में जुटी है। इजराइल की तरफ से उत्तरी गाजा में चल रहे उसके ग्राउंड ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं। उन तस्वीरों में वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दिया। उसके बीच इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए खतरनाक हथियारों के साथ तैयार नजर आए। एक सैनिक टूटे हुए एक मकान से हमास के लड़ाकों पर निशाना साधता दिखा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में इजराइल के ताकतवर टैंक हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। मतलब हमास के खिलाफ पिछले एक महीने से जारी इस जंग में इजराइल की सेना हर दांव आजमाने में जुटी है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल उसके ठिकानों पर बम गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इजराइल को शक है कि हमास के लड़ाके बेगुनाह लोगों की आड़ लेकर खुद को बचाने में जुटे हैं। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद अल-कुद्स अस्पताल के पास बम गिराए। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दावा किया गया कि इजराइल के इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल की सेना का आरोप है कि हमास ने इस अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा था और वहीं से उसके लड़ाके इजरायली सेना को निशाना बना रहे थे। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें इस अस्पताल पर हमला करना पड़ा। जबकि हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना का मकसद हमास को मिटाने की आड़ में गाजा पट्टी पर कब्जा करना है और इसी वजह से इजराइल की सेना फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों को खत्म करने में जुटी है। हालांकि हमास के आरोपों को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने दो टूक कह दिया कि उसकी दुश्मनी फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस चरमपंथी संगठन को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकना है। और इसी वजह से हमास के खिलाफ इजराइल का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हमास के समर्थन में खड़े ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर गाजा पट्टी को शमशान बनाने पर तुला है। यही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि उन्होंने गाजा पट्टी में अपना ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार ये हुंकार भर चुके हैं कि वो जंग जीतने तक नहीं रुकने वाले, चाहे इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया से ही दुश्मनी क्यों न मोल लेनी पड़े। लेकिन हमास भी जंग में इजराइल के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर एदू नेतन्याहू की मौत हो, जो इजराइल की सेना में कैप्टन थे। याईर एदू नेतन्याहू के पास इजरायली सेना के एक स्नाइपर यूनिट की जिम्मेदारी थी।
और वो उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे इजराइल के सैन्य अभियान का हिस्सा था। लेकिन तुर्की के मीडिया का दावा है कि उत्तरी गाजा में हमास के हमले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर एदू नेतन्याहू की मौत हो गई। ये भी दावा किया गया कि हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने उनकी यूनिट पर हमला किया था और उसी हमले में याईर एदू नेतन्याहू की जान चली गई। क्योंकि दावा है कि अल कसाम ब्रिगेड का हमला इतना तेज था कि इजराइल के सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से नेतन्याहू के भतीजे समेत इजराइल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि इजराइल की सेना की तरफ से याईर एदू नेतन्याहू की मौत की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो इजराइल की सेना के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। तुर्की के मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा में हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने इजराइल की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। आमने सामने की जंग लड़ने के साथ साथ इस मिलिट्री विंग के लड़ाके सुरंगों में छिपकर भी इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और इस ब्रिगेड के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध लड़ने में भी माहिर हैं। इसी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा पर कब्जा करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इजराइल का दावा है कि उत्तरी गाजा के ज्यादातर इलाकों से हमास का सफाया किया जा चुका है और आने वाले कुछ दिनों में पूरे इलाके पर उसका कंट्रोल होगा। उधर बड़ी खबर आई, गाजा में इजराइल के धुआंधार हमलों से जुड़ी हुई। इजराइल ने गाजा के अस्पतालों पर जबरदस्त बमबारी की। इजराइल का आरोप है कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाने वाला शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, क्योंकि अस्पताल के ठीक नीचे हमास की सुरंगें हैं जिनमें जाने का रास्ता शिफा अस्पताल के वार्ड से होकर जाता है। और इसीलिए उसने शिफा अस्पताल को घेर लिया और उसके आसपास बम बरसाने शुरू कर दिए। फिलिस्तीन की सरकार ने दावा किया कि इस बमबारी में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद खबर आई कि इजराइल ने अल कुद्स अस्पताल पर भी रॉकेट दागे। फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल के 2 रॉकेट अल कुद्स अस्पताल पर भी गिरे, जिसका मतलब यह कि इजराइल के निशाने पर गाजा के अस्पताल हैं, क्योंकि इजराइल की सेना का मानना है कि इन अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर हैं, जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। शुरू में इजराइल ने उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया था और वो इजराइल की बमबारी से बच गए। लेकिन हमास के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी में जुटे इजराइल ने इस बार गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया और उन्हें चारों तरफ से घेरकर बम बरसाने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा हवाई हमला गाजा के शिफा अस्पताल पर हुआ, जहां बम गिरते ही भगदड़ मच गई। फिलिस्तीन ने दावा किया कि इजराइल की मिसाइल शिफा अस्पताल के एक हिस्से से टकराई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। धमाके से उठने वाला धुआं दूर से ही दिखने लगा। फिलिस्तीन की सरकार ने दावा किया कि शिफा अस्पताल पर मिसाइल अटैक में एक शख्स की मौत हो गई और 170 लोग घायल हो गए। जिसके बाद फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के निशाने पर शिफा अस्पताल के सोलर पैनल थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने शिफा अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाजा में वैसे ही ईंधन का संकट है और शिफा अस्पताल के सोलर पैनल बर्बाद होने के बाद तो महासंकट आ सकता है। क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा अस्पताल पर बमबारी की और उसके सोलर पैनल सिस्टम को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल की सेना ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर अटैक के आरोप को नहीं माना। בסדר, אנחנו לא תקפנו, למיטב ידיעתי, בלוחות סולאריים בבית החולים שיפא. इजराइल ने शिफा अस्पताल के सोलर पैनल पर हमले के आरोप को तो नकार दिया, लेकिन वो ये बताने से नहीं चूका कि गाजा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाने वाला शिफा अस्पताल उसके निशाने पर है, क्योंकि इजराइल की सेना शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मान रही है। और उसने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली और शिफा अस्पताल के नजदीक पहुंचने का दावा किया। जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की, जिनमें उसके सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसते नजर आए। इजराइल की सेना के इस वीडियो में गाजा की कई इमारतें भी खत्म होती नजर आईं। वीडियो में इजराइल के सैनिक खंडहर में बदल चुके गाजा में घुसते दिखे, जिसके बाद उन्होंने टारगेट को पहचाना और एक एक कर उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना ने जानकारी दी कि वो गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारेगी, जिसके लिए वो शिफा अस्पताल में भी घुसने को तैयार है, क्योंकि इजराइल ने दावा किया कि हमास के कई लड़ाके शिफा अस्पताल में छिपे हैं, जिन्हें मारने के लिए उसकी सेना शिफा अस्पताल के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है और शिफा अस्पताल से कुछ मीटर दूरी पर ही खड़ी है। क्योंकि इस बार इजराइल के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर और इजराइल ने शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर साबित करने के लिए कई सबूत दिए।
इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए इजराइल के सैनिक गाजा में घुस गए और उन्होंने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में 1500 बेड हैं और वहां 4000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमास ने अस्पताल के वार्डों का इस्तेमाल किया और वहां से हमास की सुरंगों में घुसने के एंट्री पॉइंट बनाए। और यही नहीं, इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के सैकड़ों लड़ाके इसी अस्पताल में छिपे थे, जिसकी वजह से यह अस्पताल इजराइल के निशाने पर आ गया। इजराइल ने दावा किया कि उसे ये जानकारी हमास के उस लड़ाके ने दी जिसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद पकड़ा था, और उसने बताया था कि हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में, जहां इजराइल पर हमले की पूरी कहानी लिखी गई थी। इजराइल की सेना ने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया और इसे हमास के लड़ाकों और शिफा अस्पताल के कनेक्शन का सबूत बताया, क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि वीडियो में हमास के लड़ाके ने शिफा अस्पताल को हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय बताया। यही नहीं, उसने जानकारी दी कि हमास की सुरंगें और ऑपरेशन रूम शिफा अस्पताल के ठीक नीचे है, क्योंकि शिफा अस्पताल बहुत बड़ा है और वहां हमास के लड़ाके आसानी से छिप सकते हैं। इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास ने 5 लाख लीटर ईंधन छिपा कर रखा है और दुनिया को दिखाने के लिए गाजा के पास ईंधन न होने का ढोल पीट रहा है, जिसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा समय में शिफा अस्पताल वो जगह है जो हमास की लाइफलाइन की तरह काम कर रहा है, या फिर यूं कहें कि शिफा अस्पताल हमास की रीढ़ की हड्डी है, जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल ने एक चक्रव्यूह बनाया और धीरे धीरे उसकी सेना शिफा अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। इस बीच उसकी वायुसेना ने शिफा अस्पताल को टारगेट किया और बमबारी की। यही नहीं, फिलिस्तीन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अलावा इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल को भी टारगेट किया और इजराइल के 2 रॉकेट उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल के नजदीक गिरे। यही नहीं, खबर है कि इजराइल के निशाने पर उत्तरी गाजा के 2 और अस्पताल हैं, जिनमें शेख हमाद अस्पताल और गाजा में बना इंडोनेशिया का अस्पताल शामिल है, क्योंकि इजराइल को शक है कि इन अस्पतालों के नीचे भी हमास के सेंटर हैं। और इसीलिए इजराइल ने गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना का कहना है कि अगले 1 से 2 दिन में इजराइल की सेना गाजा के उन सभी अस्पतालों में घुसने वाली है जो उसके निशाने पर है, क्योंकि इजराइल ने एक सैटेलाइट इमेज जारी करके दावा किया कि उत्तरी गाजा में इंडोनेशिया के अस्पताल के नजदीक हमास का लॉन्च पैड है, जहां से उसने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागे थे। और इसीलिए इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐसा प्लान बनाया कि वहां के कई बड़े अस्पतालों पर बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इजराइल ने गाजा के अस्पतालों को जमीन, आसमान और समंदर से घेरने की तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे गाजा के अस्पतालों के नजदीक पहुंचने लगा, क्योंकि इजराइल का प्लान गाजा में हमास के कमांड सेंटर को घेरने का है, जिसके लिए एक तरफ से उसकी सेना उत्तरी गाजा के शिफा अस्पताल पहुंच रही है और दूसरी तरफ से उसके टैंक वहां पहुंच रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि भूमध्य सागर के नजदीक इजराइल के टैंक और बुलडोजरों समेत 100 बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं और ये सभी गाड़ियां सलाह अल दीन सड़क से 400 मीटर दूर खड़ी हैं। सलाह अल दीन सड़क भूमध्य सागर के नजदीक है और उत्तरी गाजा में एंट्री का रास्ता है, यानी इजराइल का चक्रव्यूह तैयार है, क्योंकि जमीनी हमलों की तैयारी के बीच आसमान से भी गाजा पर कहर टूटा और उसकी मिसाइलें गाजा के अस्पतालों पर गिरनी शुरू हो चुकी हैं। यही नहीं, हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए इजराइल ने गाजा को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि उसका टारगेट उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने हैं, जिन्हें बर्बाद करने से पहले उसने वहां रहने वाले आम लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा, क्योंकि हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए उसने गाजा को उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बांटने का प्लान बनाया और उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरकर आम लोग सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि उत्तरी गाजा में वो हमास का सफाया कर रही है और दक्षिण में घायलों की मदद। मतलब इजराइल ने हमास के खात्मे के चक्कर में गाजा के 2 हिस्से कर डाले, या यूं कहें कि हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी कर दी, क्योंकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के पहले ही दिन से इजराइल आम लोगों को दक्षिणी गाजा भेजने की बात कह रहा है। और अगर सच में गाजा के 2 टुकड़े हो गए तो 5वीं बार फिलिस्तीन का नक्शा बदलेगा, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है और हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन पर यही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जहां हमास के सैकड़ों ठिकाने हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए इजराइल ने धुआंधार बमबारी की।
और गाजा पट्टी पर हर घंटे 42 बम गिराकर हमास के सैकड़ों ठिकाने बर्बाद कर दिए। जिसके बाद बारी आई जमीनी हमले की, जो इजराइल की सेना के लिए चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि खुद इजराइल का कहना है कि हमास आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहा है और अस्पतालों में छिपने का उसका मकसद यही है। इसके अलावा इजराइल का दावा है कि हमास के आतंक मस्जिदों और स्कूलों में छिपते हैं, यानी वो ऐसी जगहों को अपना ठिकाना बनाते हैं जहां भीड़ हो और आम लोगों का आना जाना हो। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाके स्कूल और मस्जिदों का इस्तेमाल रॉकेट लॉन्च सेंटर के तौर पर कर रहे हैं और इसीलिए इजराइल की सेना ने गाजा की मस्जिदों में छापे मारे और वहां से 50 रॉकेट मिलने का दावा किया, जिसके बाद दक्षिणी इजराइल से उत्तरी गाजा पर मिसाइल अटैक तेज हो गया। या यूं कहें कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा पर मिसाइलों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई मिसाइलें उत्तरी गाजा पर दागी, जिसे उत्तरी गाजा में महाविनाश का ट्रेलर भी कह सकते हैं। दक्षिणी इजराइल से जब उत्तरी गाजा पर मिसाइलें बरसाई गईं, तो न्यूज 18 की टीम वहां मौजूद थी। 2 बड़े हमले किए गए हैं। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाते हो, उत्तरी गाजा का हिस्सा है और सफेद और काला धुआं एक ही जगह। यानी इजराइल ने हमास को उत्तरी गाजा में घेर लिया है। आसमान, जमीन और समंदर, हर रास्ता करीब करीब ब्लॉक हो चुका है और अगले कुछ दिनों में उत्तरी गाजा के शिफा समेत कई बड़े अस्पतालों पर कहर टूट सकता है, क्योंकि इजराइल का टारगेट साफ है। उसने उत्तरी गाजा में हमास का कमांड सेंटर कहे जा रहे अस्पतालों को ऐसे घेरा मानो उसने उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। ऐसे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूसरे लोगों की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि वो जंग में बलि का बकरा बन सकते हैं, क्योंकि इजराइल की अपील के बावजूद गाजा की एक बड़ी आबादी शिफा अस्पताल से निकलने को तैयार नहीं है। और बड़ी खबर आई इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट बरसाए। हिजबुल्लाह की तरफ से एक साथ 30 रॉकेट दागे गए ताकि इजराइल की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हमास और इजराइल में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह हमास को पूरा समर्थन दे रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल की सेना को यह धमकी देता आया है कि अगर उसने गाजा में हमले बंद नहीं किए तो वो इजराइल को दहला देगा। और खबर है कि इजराइल पर कहर बरपाने के लिए ही उसने इस बार एक साथ कई रॉकेट दाग दिए और इसीलिए 17 साल बाद एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उसके देश पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर इजराइल को दहलाने की कोशिश की और इसीलिए दोनों के बीच कभी भी जोरदार लड़ाई छिड़ सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही, लेकिन अब जंग का एक और मोर्चा तैयार हो सकता है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने वही गलती कर दी जिसे इजराइल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दागे गए। हमास और इजराइल में जंग छिड़ने के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह का ये सबसे बड़ा हमला बताया गया। 7 अक्टूबर के बाद जैसे ही गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, हिजबुल्लाह ने उसे हमले रोकने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमले कम करने की बजाय और ज्यादा तेज कर दिए और इसीलिए हिजबुल्लाह का भी गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल को अपने रॉकेटों की ताकत दिखाई, क्योंकि इजराइल ने हमास से जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह को भी अपने निशाने पर लिया। आरोप है कि इजराइल के जोरदार हमलों में लेबनान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इसीलिए हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दी। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद आशंका यह है कि एक बार फिर 17 साल पहले की तरह दोनों में जंग छिड़ सकती है। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद भड़के इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और वो जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने भर से ज्यादा चली थी। उस जंग में लेबनान के 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि इजराइल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। मतलब इजराइल को भी उस जंग में नुकसान उठाना पड़ा था। उस जंग के बाद लेबनान और इजराइल में कई बार तनाव बढ़ा, मगर जंग जैसे हालात दोबारा नहीं बने। लेकिन इस बार जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए तो इजराइल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से आसमान में ही ढेर कर दिया, जिससे इजराइल के लोगों को खरोंच तक नहीं आई। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हमलों से इजराइल इतना भड़का कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर दिए। इजराइल की सेना की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कई तेज धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल ने दावा किया कि उसने लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि इजराइल ने यह कार्रवाई हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद की।
उसने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमले किए और इसीलिए उसे सबक सिखाया गया। इजराइल और हमास में जंग छिड़ने के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रुक रुक कर हमले कर रहा है और इसीलिए इजराइल भी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान पूरा समर्थन देता है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को गाजा में हमले बंद करने के लिए कहते आए, लेकिन इजराइल ने हमास के खात्मे की जो कसम खाई है वो उसे पूरा करने के लिए गाजा में तबाही मचा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के हमलों में वहां आम लोगों की भी जान जा रही है। इसीलिए दुनिया के कई मुस्लिम देश इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन लाख विरोध के बावजूद इजराइल ने गाजा से अपने कदम पीछे नहीं खींचे और हिजबुल्लाह के भड़कने के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है। लेकिन हमास से जारी जंग के बीच भले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हों, मगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसका पूरा ध्यान हमास के खात्मे पर है। ऐसे में अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से इजराइल भिड़ा तो उस पर खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल की सीमा से लगे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन से भी उसका 36 का आंकड़ा है। लेकिन गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जंग की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल वहां बेकसूर लोगों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा और इजराइल की सेना बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रही है। हालांकि इजराइल कई बार यह साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकाने हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ये बात मानने को तैयार नहीं। उसका आरोप है कि इजराइल गाजा में निर्दोष लोगों पर हमले कर रहा है और जंग में उसे कूदने के लिए मजबूर कर रहा है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह कई बार इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गाजा में इजराइल ने हमले बंद नहीं किए तो हिजबुल्लाह ऐसा तांडव मचाएगा जिसके बारे में इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इजराइल पर उनकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से लेबनान की सीमा में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग चाहता है। हमास से जारी लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार जरूर किया है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हिजबुल्लाह से भी जंग छिड़ जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग का मतलब होगा दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि उसे ईरान का पूरा समर्थन हासिल है। लेबनान के कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह को बनाने वाला ईरान ही है। ऐसे में अगर इजराइल हिजबुल्लाह से जंग छेड़ता है तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। यही वजह रही कि इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बात इजराइल को भी पता है कि 2006 के बाद हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर हो चुका है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनमें लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज में पूरा का पूरा इजराइल आता है। इसके अलावा उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन भी हैं। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह से जंग छिड़ गई तो उसका नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ सकता है। बड़ी खबर आई इजराइल की घेरेबंदी से जुड़ी। इजराइल को अलग थलग करने के लिए ईरान ने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया और खबर है कि इजराइल के खिलाफ प्लानिंग करने के लिए आने वाले रविवार को ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब जाने वाले। अगर ईरान और सऊदी अरब का प्लान तैयार हो गया तो यह इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी खेमेबंदी होगी, क्योंकि अब तक ईरान अकेला ही इजराइल पर आग उगलने में लगा है। वैसे तो गाजा पर हमले करने की वजह से सऊदी अरब जैसे बाकी मुस्लिम देश भी इजराइल का विरोध कर रहे हैं, मगर अपने विरोध में वो उतने आक्रामक नहीं हैं जितना ईरान है। लेकिन अगर सऊदी अरब जैसा दुनिया का बड़ा और ताकतवर मुस्लिम देश ईरान के साथ उतर गया तो ईरान के आक्रामक तेवरों को और तो धार मिलेगी ही, साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ इस तरह लामबंद हो जाएंगे कि इजराइल के लिए उन सब से एक साथ मुकाबला कर पाना बस से बाहर हो सकता है। इसलिए ईरान अभी मार्च में ही सऊदी अरब से सामान्य हुए अपने रिश्तों का फायदा उठाकर उसे इजराइल की घेरेबंदी के प्लान में शामिल करने में जुटा है, क्योंकि अगर एक बार सऊदी अरब ने इजराइल के खिलाफ हुंकार भर दी तो दुनिया भर के मुस्लिम देश उसके साथ आ जाएंगे। यही वजह रही कि एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और मुद्दा उठाया कि गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तुरंत इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब में ही है और उसका मौजूदा मेजबान सऊदी अरब ही है। ईरान का प्लान काम कर गया, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों की फोन पर हुई बातचीत के बाद ऐलान कर दिया गया कि 12 नवंबर यानी आने वाले रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में OIC का अहम सम्मेलन होगा और चर्चा का मुद्दा होगा इजराइल के फिलिस्तीनियों पर हमले, जिसमें मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है।
मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है। मकसद अपने जानी दुश्मन इजराइल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो OIC की बैठक में शामिल होंगे और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजराइल के पड़ोसी भी हैं और सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया OIC में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को OIC के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजराइल की आफत आ जाएगी। लेकिन ईरान और सऊदी अरब की जोड़ी इजराइल से कहीं ज्यादा अमेरिका को परेशान करने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पुराना साथी और ईरान ठहरा अमेरिका का पुराना दुश्मन। और ऐसे में अगर सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा हो गया और ईरान की ही जुबान में बात करने लगा तो इजराइल से ज्यादा अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी हो जाएगी। उसे पश्चिम एशिया में अपने दो पुराने दोस्तों इजराइल और सऊदी अरब में किसी एक को चुनना होगा। सऊदी अरब के पास कच्चे तेल का भंडार है और वो अमेरिका के दुश्मन रूस से भी दोस्ती बढ़ाने में लगा है, इसलिए अमेरिका सऊदी अरब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मगर जब सऊदी अरब अमेरिका के दूसरे दुश्मन ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए दोस्ती निभाना आसान भी नहीं होगा। सऊदी अरब को साथ लेने के चक्कर में अमेरिका के लिए इजराइल के साथ खड़े रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अमेरिका ईरान को झटका देने के लिए सऊदी अरब को इजराइल से दोस्ती करने के लिए मनाने में लगा था, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दोनों ही इजराइल को कोई देश नहीं मानते और फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश दिलाने का समर्थन करते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले ने अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया और हाल ये हो गया कि पश्चिम एशिया में इजराइल के नए दोस्त बनना तो दूर, मीलों दूर बसे दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीकी महाद्वीप तक के जो देश इजराइल से रिश्ते रखते थे, उन्होंने भी इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए और उस पर कूटनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। और गाजा के आम लोगों को मौत के घाट उतारने की वजह से दुनिया भर के 9 देशों ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुला लिए। इन देशों में इजराइल का पड़ोसी जॉर्डन भी है और पश्चिम एशिया का बहरीन भी। तुर्की जैसा नेटो देश भी इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला चुका है। अफ्रीकी देश चाड और दक्षिण अफ्रीका इस लिस्ट में नए नए जुड़े हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया, बोलिविया और चिली भी इजराइल में तैनात अपने राजदूतों को देश लौटने का फरमान सुना चुके हैं। और अब रविवार को OIC की बैठक के बाद दुनिया के 57 मुस्लिम देश भी इजराइल की कड़ी घेरेबंदी कर सकते हैं। लेकिन इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बनाने के साथ उस पर हर दिशा से चौतरफा हमले भी किए जा रहे हैं ताकि उसे घुटनों पर लाया जा सके। और उसी कड़ी में यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उनके ड्रोन ने इजराइल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया और इस वजह से इजराइल की सेना के अड्डे कुछ घंटों के लिए ठप हो गए। उत्तर में लेबनान से कभी हिजबुल्लाह तो कभी हमास इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में सीरिया से भी इजराइल खुद पर हमले होने का दावा कर रहा है। वहीं अब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद यमन से भी हूथी विद्रोहियों ने इजराइल पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए हैं, मगर फिर भी इजराइल अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। बड़ी खबर आई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी से जुड़ी। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल इस जंग में पिछड़ जाता है तो हमास का अगला निशाना यूरोप के देश बन सकते हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि यूरोप के देशों को हमास के लड़ाकों से बचाने के लिए जरूरी है कि गाजा पट्टी में ही उनका सफाया कर दिया जाए। इसके साथ ही नेतन्याहू ने दावा किया कि उनकी सेना जल्द ही गाजा पट्टी में अपने मकसद को पूरा करेगी, जिसका मतलब है कि इजराइल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ था, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि इजराइल गाजा को जीतने के बाद ही ये जंग खत्म करेगा और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। और इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया।
उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है। और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। और अगर इजराइल में वो कामयाब हो गया तो उसका अगला वार यूरोपीय देशों पर होगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से यह खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला कर बंधक बना लिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। और इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने हैं, जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी खतरे से बेंयामिन नेतन्याहू ने यूरोप को भी आगाह किया। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिसे देखते हुए फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उस दौरान पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में यहूदी समुदाय के लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इजरायल और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी फ्रांस में ही है। इन प्रदर्शनों के बाद उत्तरी फ्रांस के एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई थी। फ्रांस के मुताबिक उस वक्त हमलावर ने वहां धार्मिक नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया था कि उनके देश पर इस्लामी आतंकवाद का असर बढ़ रहा है। और इसी बात का इशारा बेंयामिन नेतन्याहू ने भी किया कि अगर जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यूरोप के कई देश इसकी आग में झुलस सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूरोप के सभी देश इस मुद्दे पर एक राय बनाते नहीं दिख रहे। तुर्की तो जंग की शुरुआत से ही इजरायल के विरोध में खड़ा है और वो खुलकर हमास का समर्थन भी कर रहा है। इस बीच रूस ने हथियारों के मुद्दे पर यूरोपीय देशों के साथ 1990 में की गई एक संधि से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। इसके तहत नेटो देशों ने उस वक्त रूस और उसके साथ खड़े यूरोप के दूसरे देशों के साथ एक समझौता किया था, जिसमें हथियारों की संख्या पर कंट्रोल रखने के मुद्दे पर डील थी। लेकिन रूस ने उस डील को तोड़कर साफ कर दिया कि वो हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। रूस को ईरान का करीबी दोस्त माना जाता है। ऐसे में अंदेशा ये जताया जा रहा है कि अगर हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों के खिलाफ यूरोप के देशों ने मिलकर कोई कार्रवाई की तो इस जंग में ईरान और उसके साथ खड़ा रूस भी कूद सकता है और तब इसकी चपेट में दुनिया के कई और देश भी आ सकते हैं। यानी तब महायुद्ध से दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। उधर बड़ी खबर आई इराक से। खबर है कि वहां अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई। इराक में पहली बार अमेरिका के किसी ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया गया और यह दावा ईरान के समर्थन वाले इराक के एक चरमपंथी संगठन ने किया, जिसके मुताबिक अमेरिका के उस सैन्य ठिकाने पर ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई। इस खबर से पूरे पश्चिम एशिया में दहशत फैल गई।
क्योंकि हमास और इजराइल जंग के बीच वहां मौजूद अमेरिकी फौज के अड्डों पर हमले तेज हो गए। पिछले एक महीने से इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों को कई बार निशाना बनाया गया और रॉकेट और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह पहली बार है जब वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और ईरान के मीडिया के मुताबिक इराक के चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने उस हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इस चरमपंथी संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है और उसे ईरान से आर्थिक मदद के साथ हथियारों की खेप भी मिलती रही है। यही नहीं, ईरान के मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी सेना के बेस पर फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने 2 महीने पहले ही अपनी इस मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करके ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका को भी खौफ में डाल दिया था, क्योंकि ईरान की यह बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ताकतवर मानी जाती है। यही नहीं, ईरान का दावा है कि उसकी सेना फतह बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान के इजराइल के तेल अवीव शहर को भी आसानी से निशाना बना सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इजराइल के ज्यादातर शहर ईरान की इस घातक मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ये मिसाइल इजराइल के तेल अवीव शहर में महज 400 सेकंड के अंदर तबाही मचा सकती है। और फतह बैलिस्टिक मिसाइल को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल तय किए गए टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और दुश्मन के ठिकाने को 500 किलो बारूद के साथ मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ईरान के दुश्मन इजराइल को हो सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी दे दी है, जो गाजा पर इजराइल के हमलों से भड़का हुआ है। ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के खौफनाक हमलों का समर्थन किया था और उसी दिन से उसके लड़ाके लेबनान के दक्षिणी इलाकों से इजराइल पर रुक रुक कर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन ईरान के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक अपने सबसे खतरनाक हथियार नहीं चलाए हैं, जिनमें फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह खुलकर हमास के साथ आ गया तो वो फतह मिसाइलों के जरिए इजराइल में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उन हालात में अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमास और इजराइल जंग के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ गई। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास और इजराइल की जंग के बाद सीरिया और इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए और उन हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस पर 38 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें 6 हमले तो एक रोज पहले ही हुए। और उन हमलों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन गिराए गए। CNN के मुताबिक एक रोज पहले इराक की राजधानी बगदाद से करीब 200 किलोमीटर दूर अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन गिराए गए और फिर इसके बाद बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे। इसके साथ ही सीरिया में भी अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। लेकिन सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए हमास ने आत्मघाती हमलावरों को भी तैयार कर लिया है। खबर के मुताबिक एक आत्मघाती लड़ाके ने सीरिया में अमेरिका के एक ठिकाने को निशाना भी बनाया, जिसका मतलब यह कि सीरिया और इराक में अमेरिकी फौज और उसके अड्डे चलते फिरते बमों का शिकार भी बन सकते हैं। जबकि पिछले कुछ दिनों में वहां हुए रॉकेट और ड्रोन हमलों ने पहले ही अमेरिकी सेना की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में हमास के आत्मघाती हमलावर सीरिया और इराक में अमेरिका की परेशानी कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दावा किया गया है कि इजराइल की मदद करने की वजह से अमेरिका भी हमास के निशाने पर आ गया है। और खबर है कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हमास के आत्मघाती हमलावर पश्चिम एशिया में उसके कई सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने के आरोप लगते आए हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद कई चरमपंथी संगठनों को ईरान से आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं।
और ईरान के इशारे पर ही वो अमेरिकी सेना के अड्डों पर हमले करते हैं। ईरान के पड़ोसी देश इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक डेरा डाले बैठे हैं, जबकि सीरिया में अमेरिका के 900 सैनिक कई साल से डटे हुए हैं। दोनों ही जगहों पर अमेरिका ने ISIS के आतंकियों से लड़ने में मदद के लिए अपनी सेना तैनात कर रखी है, जबकि अमेरिका और इजरायल को दुश्मन मानने वाले ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों के कई गुट भी सीरिया और इराक में एक्टिव हैं, जो ईरान का इशारा मिलते ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। दावा किया गया कि हमास और इजरायल जंग के बीच ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने जानबूझकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए, ताकि हमास के खिलाफ जंग के लिए इजरायल को अमेरिका से जो मदद मिल रही है उसे रोका जा सके। हालांकि अपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर भड़के अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही ईरान समर्थित चरमपंथी संगठनों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बाद भी सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुके। जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पिछले हफ्ते साफ कह दिया था कि अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो अमेरिका जोरदार पलटवार करेगा। यही नहीं, उन्होंने हवाई हमलों से अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया में अपने खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थाड को भी तैनात करने का ऐलान किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इजरायल को लेकर भी ईरान को चेतावनी दी थी और दो टूक कहा था कि अगर ईरान या उसके समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों ने इजरायल में संघर्ष बढ़ाने की कोशिश की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक एक इंटरव्यू में हमास का एक कमांडर अपने ही आकाओं पर भड़क गया। डेली मेल के मुताबिक 400 लड़ाकों वाली बटालियन के अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले की शुरुआती प्लानिंग में आम नागरिकों को मारने की बात नहीं थी, बल्कि इजरायल के सैनिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने की थी। लेकिन जब 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजरायल में हमले के लिए दाखिल हुए, उसी वक्त हमास के बड़े नेताओं ने इजरायल में हमले के प्लान को बदल दिया था और इजरायल के सैनिकों को मारने के साथ ही वहां के आम नागरिकों के कत्लेआम का भी आदेश दे दिया था। हमास के कमांडर ने दावा किया कि अंतिम समय में आम नागरिकों को मारने का आदेश गाजा से बाहर रहने वाले हमास के नेताओं ने दिया था, जिसके बाद इजरायल में हमास के लड़ाकों ने आम लोगों को भी मौत की नींद सुलाई और सैकड़ों आम नागरिकों को बंधक बना लिया था। डेली मेल के मुताबिक हमास की उस बटालियन के कमांडर अबू मोहम्मद ने अपने नेताओं पर गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि उसके नेताओं की वजह से ही गाजा कब्रिस्तान बनने की कगार पर खड़ा है। यही नहीं, डेली मेल की उस रिपोर्ट के मुताबिक हमास के उस कमांडर ने यह भी दावा किया कि आखिरी वक्त पर आम नागरिकों को बंधक बनाने का आदेश भी गाजा से बाहर बैठे हमास के नेताओं ने ही दिया था और उसी आदेश के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। और 7 अक्टूबर को देखते ही देखते उन लड़ाकों ने इजरायल में आम नागरिकों की लाशें बिछा दी थी और इजरायल में काफी देर तक वहां के बेकसूर लोगों का कत्लेआम किया था। 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास के लड़ाकों ने 1400 से ज्यादा आम नागरिकों की क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी और 240 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। जबकि हमास के कमांडर के मुताबिक उस हमले में सैनिकों को बंधक बनाने का प्लान था, ताकि उन बंधक सैनिकों के बदले इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों को आजाद कराया जा सके। लेकिन दावा यह किया गया कि आखिरी वक्त पर हमास के नेताओं ने आम नागरिकों को मारने और उन्हें बंधक बनाने का आदेश दे दिया ताकि इजरायल को बुरी तरह से तड़पाया जा सके। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के उस हमले में इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजरायल के कई इलाकों में जमकर कोहराम मचाया था। उस वक्त हमास के लड़ाकों ने इजरायल को जो चोट पहुंचाई थी उसे इजरायल के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए बर्बर हमले के बाद इजरायल की सेना ने हमास को आतंकी संगठन ISIS से भी ज्यादा बेरहम, बर्बर और खतरनाक बताया था, क्योंकि हमास के उस हमले में इजरायल के सैकड़ों नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस वक्त हमास के लड़ाके इजरायल के शहरों में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारने में जुटे थे। वो घरों में घुसकर लोगों की हत्याएं कर रहे थे। यही नहीं, आरोप ये भी लगे कि हमास के लड़ाकों ने इजरायल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। और 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमले की शुरुआत उसके कई शहरों पर एक साथ हजारों रॉकेट दागकर की थी। अचानक हुए उन हमलों ने इजरायल को संभलने का मौका तक नहीं दिया था और देखते देखते वहां लाशों का ढेर लग गया था, क्योंकि रॉकेट से हमला करने के बाद हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर मौत का ऐसा खूंखार खेल खेला था कि देखने वालों की रूह कांप गई थी। हमास के 50 से ज्यादा लड़ाके दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज रईम इलाके में घुस गए थे। जिस वक्त हमास के लड़ाकों ने हमले किए वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। तभी हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर 250 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हमास के जोरदार हमले की वजह से वहां शवों का ढेर लग गया था। और 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास ने ऐसा कत्लेआम मचाया जिसे पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा नरसंहार बताया गया।
हमास के उस हमले में इजरायल के 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 240 से ज्यादा नागरिक बंधक बना लिए गए थे। ब्रेकिंग न्यूज है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से जुड़ी खबर है कि कुछ हमलावरों ने उनकी हत्या की कोशिश की। उनके काफिले पर हमला किया गया। इस दौरान उनके एक सुरक्षाकर्मी के बुरी तरह जख्मी होने की खबर है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजरायल से। नीरज, क्या पता चल रहा है इसमें, कहां हुआ ये? देखिए, ये सन्स ऑफ अबू जंदाल करके एक संगठन है किशोर, उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है। तो इनको महमूद अब्बास को अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर आप इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। और इससे पहले आपको याद होगा टोनी ब्लिंकन से उनकी मुलाकात हुई थी और लगातार महमूद अब्बास ये कहते रहे कि इजराइल हमला बंद करे, लेकिन उस डेडलाइन के अंदर इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर महमूद अब्बास के काफिले पर हमला हुआ है वेस्ट बैंक के अंदर ही। और इसमें उनके बॉडीगार्ड को गोली लगी और जो खबरें हमें मिली है उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में सीधे हेड में, सिर में गोली लगी किशोर। और महमूद अब्बास सुरक्षित हैं? जी बिल्कुल सुरक्षित है। ये हमला जब हुआ है किशोर दिन में अब से थोड़ी देर पहले, यहाँ अंधेरा हो चुका है लेकिन दिन के शॉट्स आए हैं, जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी जो सामने आई हैं। और वहाँ दिन में शाम से थोड़े पहले हम कह सकते हैं कि ये हमला हुआ है, अटैक हुआ है उनके काफिले पर। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। ये लोग वहां गाजा पर इजरायल के हमले के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते हुए कई प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के गेट पर चढ़ने की कोशिश करते दिखे। वहां से आई तस्वीरों में कुछ लोग व्हाइट हाउस के बाहर जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाते भी नजर आए। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी दिखाई दिए। हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लिए लोग अमेरिकी राष्ट्रपति निवास के सामने गाजा पर हो रहे इजरायल के हमलों पर नाराजगी जताते नजर आए। फिलिस्तीन समर्थकों ने इजरायल को समर्थन देने पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान वहां फिलिस्तीन समर्थकों ने व्हाइट हाउस की दीवार को खून जैसे दिखने वाले लाल रंग से पोत दिया। इसके जरिए उन्होंने वहां ये बताने की कोशिश की कि गाजा में बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। मैंने कहा रुको भाई, माँ बेटे को सुबह की चाय तो पी लेने दो, है ना? अरे माँ, आप मुझे फोन कर रही हो? तो और क्या करूं? चाय। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं, जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। क्या खुशबू आ रही है। ऑफिस के बाहर तुम्हारी ये वाली चाय 200 रुपए में बिकेगी, पता है? मैं ये वाली चाय सबके लिए नहीं बनाती। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। इजरायल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले 1 महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे, क्योंकि इजरायल ने यह कसम खा रखी है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा रहेगा तब तक गाजा पट्टी पर उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा पट्टी में मची इस तबाही का जिम्मेदार हमास ही है। वो हमास जिसने ठीक 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। और आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। और इसी वजह से इजरायल हमास का नामोनिशान मिटाने पर अड़ा है। जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजरायल की सेना ने एक बार फिर हमास पर जमकर कहर बरपाया। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने आसमान से ताबड़तोड़ हमले कर हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया।
दावा किया गया कि इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों की वजह से गाजा पट्टी का आसमान कई घंटों तक चमकता रहा। और अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। गाजा पट्टी में जिन ठिकानों को तबाह किया गया उनमें हमास के ट्रेनिंग कैंप, निगरानी करने वाली पोस्ट और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट भी शामिल है। इसके अलावा इजराइल की सेना ने हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड पर कब्जा करने का भी दावा किया। और इजराइल का आरोप है कि उन कंपाउंड में हमास के लड़ाकों को इजराइल में घुसकर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई थी। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए। हालांकि हमास की तरफ से अपने लड़ाकों के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। ठीक 1 महीना पहले 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने यहूदियों के खून से इजराइल की धरती को लाल कर दिया था। इसी वजह से हमास का कमांडर जमाल मूसा इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। उसकी तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में सैकड़ों यहूदियों के हत्यारे को मौत की नींद सुलाया जा सके। इसी दौरान इजराइल की सेना को इस बात की भनक लगी कि मूसा उत्तरी गाजा में ही छिपा हुआ है। फिर क्या था, इजराइल ने उसे ढेर करने के लिए देर रात एक ऑपरेशन चलाया। उसके ठिकाने पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए गए। इजराइल का दावा है कि उन हमलों में हमास का ये खतरनाक कमांडर ढेर हो गया। मतलब जंग का 1 महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने हमास पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुटी है, ताकि हमास दोबारा इजराइल पर हमला करने की गलती न कर सके। इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के सैनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। मतलब इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन गाजा पट्टी में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इजराइल का दावा है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जंग के हर नियम का पालन कर रहा है। उसके इस ऑपरेशन में बेगुनाह लोग न मारे जाएं, इसके लिए इजराइल ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों से दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा है। और तो और उत्तरी गाजा से लोगों को निकालने के लिए इजराइल ने सुरक्षित रास्ता भी बनाया है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि इजराइल की सेना का मकसद उत्तरी गाजा में हमास का नामो निशान मिटा देना है और इसी वजह से इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया। उत्तरी गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को कैसे ढूंढना है, उन्हें कैसे मार गिराना है, कैसे हमास के ठिकानों को तबाह करना है, इसकी सारी तैयारी बड़ी बारीकी से की जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। इजराइल के मीडिया का दावा है कि जिस तरह से 24 घंटे में हमास के 450 ठिकानों को तबाह किया गया, इजराइल की सेना उससे भी भयानक हमले की तैयारी में जुटी है। इजराइल की तरफ से उत्तरी गाजा में चल रहे उसके ग्राउंड ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं। उन तस्वीरों में वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दिया। उसके बीच इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए खतरनाक हथियारों के साथ तैयार नजर आए। एक सैनिक टूटे हुए एक मकान से हमास के लड़ाकों पर निशाना साधता दिखा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में इजराइल के ताकतवर टैंक हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। मतलब हमास के खिलाफ पिछले 1 महीने से जारी इस जंग में इजराइल की सेना हर दांव आजमाने में जुटी है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल उसके ठिकानों पर बम गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इजराइल को शक है कि हमास के लड़ाके बेगुनाह लोगों की आड़ लेकर खुद को बचाने में जुटे हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद अल-कुद्स अस्पताल के पास बम गिराए। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। दावा किया गया कि इजराइल के इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इजराइल की सेना का आरोप है कि हमास ने इस अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा था और वहीं से उसके लड़ाके इजरायली सेना
को निशाना बना रहे थे। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें इस अस्पताल पर हमला करना पड़ा। जबकि हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना का मकसद हमास को मिटाने की आड़ में गाजा पट्टी पर कब्जा करना है और इसी वजह से इजराइल की सेना फिलिस्तीन के बेगुनाह लोगों को खत्म करने में जुटी है। हालांकि हमास के आरोपों को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने दो टूक कह दिया कि उसकी दुश्मनी फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस चरमपंथी संगठन को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकना है। और इसी वजह से हमास के खिलाफ इजराइल का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हमास के समर्थन में खड़े ईरान और दूसरे मुस्लिम देशों का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर गाजा पट्टी को शमशान बनाने पर तुला है। यही नहीं, दुनिया के कई और देशों में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन माना जा रहा बड़ी खबर पाकिस्तान में मौजूद अफगान शरणार्थियों से जुड़ी हुई। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार शरणार्थियों के मुद्दे पर पाकिस्तान पर बुरी तरह भड़क गई। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश में मौजूद 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को निकाल कर रहेगा, जिसके लिए उसने 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी हुई थी। इस मुद्दे पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को अफगान नागरिकों पर दबाव न बनाने की चेतावनी तक दे दी है। साथ ही ये हिदायत भी दी है कि अगर पाकिस्तान ने वहां से निकलने वाले अफगान शरणार्थियों के साथ ज्यादती की और ज्यादती की कोशिश की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि तालिबान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के मामले में अब चुप नहीं बैठने वाला। पाकिस्तान ने अपने यहां मौजूद अफगान शरणार्थियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने के आदेश दिए थे। तालिबान का आरोप है कि जब वहां से अफगान नागरिक निकलने लगे तो पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और उनमें कई लोगों के साथ मारपीट तक की, जिससे तालिबान सरकार का पारा चढ़ गया और उसने पाकिस्तान को सीधे सीधे ललकार दिया। अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को जरा सी भी तकलीफ दी तो उसे तालिबान के कहर का सामना करना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 17 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी मौजूद थे, जिनमें 2.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान सरकार के फैसले के 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ दिया था। लेकिन बाकी लोगों को पाकिस्तान से निकालने में वहां की सरकार के पसीने छूट गए। और तालिबान का आरोप है कि उनमें कई लोगों को पाकिस्तान की सेना और पुलिस ने बुरी तरह पीटा, यहां तक कि उनके पास मौजूद सामान तक छीन लिया गया। जिसके बाद ऐसे लाखों लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर जमा हो गए। पाकिस्तान अब तक करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान की तरफ भेज चुका है और उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां से आए एक वीडियो में हजारों लोग बॉर्डर पर दिखाई दिए, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। वहां पाकिस्तानी सेना ने कई कैंप लगाकर अफगान शरणार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उन्हें अफगानिस्तान भेजने की तैयारी की। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे अहम रास्ता है। ये वही बॉर्डर है जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच जोरदार गोलीबारी भी हुई थी और उसके बाद तोरखम बॉर्डर को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और तब भी सीमा के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लगी नजर आई, वैसी ही जैसे अब लग गई हैं। हालांकि इस बार पाकिस्तान अपने देश में मौजूद लाखों शरणार्थियों को इस बॉर्डर के जरिए दोबारा अफगानिस्तान भेजने की कोशिश में है और तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ये जानता था कि अफगान शरणार्थी वहां से निकल रहे हैं, इसके बावजूद उसकी सेना और पुलिस उन्हें टॉर्चर किया, जिसके बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का खून खौल उठा और उसने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी और दो टूक कह दिया कि अगर पाकिस्तान न रुका तो तालिबान अपना बदला लेना बखूबी जानते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने तो पाकिस्तान को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि अफगानिस्तान जब अमेरिका के आगे नहीं झुका तो फिर उसके पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन के मुद्दे पर अफगानिस्तान को बैकफुट पर लाना चाहता है। ये वो सीमा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है, लेकिन अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तून यानी पठान समुदाय के लोग शुरुआत से ही इसका विरोध करते आए हैं, क्योंकि उनका यह आरोप है कि ये उनके इलाकों को 2 हिस्सों में बांटने की साजिश थी और इसी मुद्दे पर कई बार पहले भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान शरणार्थियों पर कहर ढाकर एक बार फिर अफगानिस्तान पर पीछे हटने का दबाव बनाना चाहता है और ये अकेला मामला नहीं है जिसने तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग की आग भड़काई हो, बल्कि दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को माना जाता है। पाकिस्तान का आरोप है कि यह आतंकी संगठन तालिबान के इशारों पर उसके कई शहरों को निशाना बनाता है।
और पाकिस्तान को आए दिन दहलाने की साजिश रचता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने टीटीपी पर लगाम लगाने के इरादे से तालिबान से मदद मांगी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसके लिए काबुल तक गए थे, लेकिन तालिबान ने उन्हें ये कहते हुए लौटा दिया था कि ये पाकिस्तान और टीटीपी की अंदरूनी लड़ाई है। मतलब तालिबान ने इस मामले में साफ कर दिया था कि वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर सकता था। जिसके बाद पाकिस्तान इस मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदों पर लगे इस झटके का बदला अफगान शरणार्थियों से लिया और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का आदेश सुना दिया। तालिबान का आरोप है कि जब वो पाकिस्तान की मदद के लिए राजी नहीं हुए तो पाकिस्तान ने कराची समेत कई शहरों में रह रहे अफगान नागरिकों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और उन पर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान छोड़ने का दबाव बनाने लगे। तालिबान के मुताबिक 2 महीने पहले पाकिस्तान की सेना ने कराची के एक इलाके में अचानक रेड मारी। ये वो इलाका था जहां बड़े पैमाने पर अफगान शरणार्थी रह रहे थे। बताया गया कि कराची की पुलिस ने वहां चेकिंग अभियान चलाया था और दस्तावेज न होने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया था। तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए शरणार्थियों का इस्तेमाल किया। आरोप तो ये भी है कि पाकिस्तान ने वहां रह रहे अफगान शरणार्थियों के मकानों और दुकानों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्हें अपना घर छोड़ते हुए साथ में अपना सामान ले जाने की इजाजत तक नहीं दी गई। साथ ही उन लोगों में कुछ लोगों के साथ मारपीट की खबरें भी आईं, जिससे तालिबान बुरी तरह भड़क गए। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने ये फैसला अपने यहाँ लगातार बढ़ रहे शरणार्थियों पर लगाम लगाने के इरादे से लिया और इसका टीटीपी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रविवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए एक आतंकवादी हमले ने पाकिस्तान की सरकार के इस दावे की पोल खोली। पाकिस्तान के मियांवाली में वहां की वायुसेना के एयरबेस को कुछ आतंकियों ने निशाने पर लेकर दहला दिया था और हमले के बाद इसकी जिम्मेदारी ली आतंकी संगठन तहरीक-ए-जिहाद ने। माना जाता है कि तहरीक-ए-जिहाद को टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन हासिल है और टीटीपी ने उसे पाकिस्तान में बड़े हमले करने की छूट भी दे रखी है, जिसके बाद यह आशंका जताई गई कि यह हमला टीटीपी के इशारे पर ही हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस में रखे कई विमानों में धमाके हुए। इसके अलावा वहां बेतहाशा गोलीबारी भी हुई, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान चली गई। हालांकि पाकिस्तान का दावा था कि उसने वक्त रहते इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद वहां मौजूद कई हथियारों और लड़ाकू विमानों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना पर झूठ बोलने के आरोप लगने लगे। वहां के मीडिया ने यह भी सवाल किए कि अगर पाकिस्तान की सेना ने आतंकी हमले को नाकाम करने में कामयाबी हासिल कर ली थी तो फिर वहां से उसके घातक हथियार और लड़ाकू विमान क्यों हटाए गए। यानी वहां के कुछ पत्रकारों ने इस मामले में पाकिस्तान की सेना से सच उगलवाने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस हमले में उसका सिर्फ एक विमान चपेट में आया और बदले में उसने 9 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था। लेकिन पाकिस्तान की कुछ मीडिया रिपोर्ट में वहां की सेना के इस दावे को सफेद झूठ बताया गया और पाकिस्तान की पत्रकार आयशा सिद्दीकी ने खुफिया सूत्रों के हवाले से यह दावा किया कि इस हमले में पाकिस्तान की सेना के 35 जवान मारे गए। इसके अलावा उस वक्त मियांवाली एयरबेस में मौजूद 14 विमान बर्बाद हो गए। मतलब इस आतंकी हमले से होने वाली बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश से झूठ बोला। आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस हमले में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई गई। मतलब टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला दिया। पिछले करीब 1 साल से टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अपने इन्हीं हमलों की वजह से वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को शमशान में बदलने की चाहत रखता है, जिसके लिए वो पहले भी कई बार पाकिस्तान की सेना को निशाने पर ले चुका है। इससे पहले 6 सितंबर को टीटीपी ने पाकिस्तान के चित्राल को अपने कब्जे में लेने का दावा कर दिया था। इससे कुछ दिन पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला भी किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 10 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। इसके अलावा टीटीपी पर पाकिस्तान के कई मस्जिदों में आत्मघाती धमाके करने के आरोप लगे थे और टीटीपी के लड़ाकों ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ली थी, क्योंकि टीटीपी पहले भी ये साफ कर चुका है कि वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक चुका है और वो किसी भी कीमत पर अपनी लड़ाई नहीं रोकने वाला। और तालिबान का आरोप है कि अपनी इसी हार का बदला पाकिस्तान वहां मौजूद अफगान शरणार्थियों से ले रहा है। ये वो लोग हैं जो 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही वहां से भागकर पाकिस्तान आ गए और फिर वहीं बस गए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज आते ही उनका जीना मुहाल हो जाएगा, जिससे बचने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से शरण देने की गुहार लगाई। 2021 में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो वहां जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई थी। एक वीडियो में तो कुछ लोग अमेरिकी सेना के विमान के पहियों पर लटके तक दिखाई दिए थे।
तो वहीं कुछ लोग मीलों पैदल चलकर अफगानिस्तान से दूसरे देशों की सीमा तक पहुंच गए थे। मतलब वो लोग किसी भी कीमत पर बस अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे और उस वक्त उन्हें सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान का लगा, जिसके बाद लाखों लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान चले आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें मुश्किल से 10% लोग ही ऐसे थे जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए जरूरी दस्तावेज थे। बाकी 90% लोग वहां सालों से गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जिन्हें वहां से निकलने के लिए पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे दिया था। बड़ी खबर आई चीन के ताइवान को घेरने से जुड़ी। खबर है कि चीन ने ताइवान की घेरेबंदी के लिए उसके एक द्वीप के नजदीक अपने घातक टैंकों की तैनाती कर दी। चीन ने इन टैंकों की तैनाती अपनी सीमा में की है, जहां से ताइवान के इस द्वीप की दूरी महज 10 किलोमीटर है। यानी ताइवान पर हमले की धमकी दे रहे चीन ने उसे एक बार फिर अपने हथियारों से डराने की कोशिश की, क्योंकि चीन पिछले 1 साल में कई बार ताइवान की सीमा के नजदीक अपने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों को भेज चुका है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लंबे वक्त से उस पर कब्जे की फिराक में है। लेकिन इस बार तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। ताइवान को धमकाने के लिए उसने अपने खतरनाक टैंकों का इस्तेमाल किया। खबर के मुताबिक चीन ने ताइवान के क्यूमोय द्वीप से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार अपने ताकतवर टैंकों को तैनात कर दिया। ताइवान का यह द्वीप चीन के बेहद करीब है और इसीलिए चीन इस पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि उसे यही लगता है कि यह द्वीप तो उसके काफी करीब है और वो इस पर आसानी से कब्जा कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसी मकसद से उसने ताइवान के क्यूमोय द्वीप के करीब अपने कुछ सैनिकों के साथ खतरनाक टैंकों को तैनात कर दिया ताकि ताइवान को डराया जा सके। और इतना ही नहीं, ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने उसकी घेरेबंदी के लिए अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। क्योंकि चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती ही जा रही है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए नए नए पैंतरे आजमाता रहता है, लेकिन इस बार जब उसने ताइवान को आंख दिखाने की कोशिश की तो ताइवान भी खामोश नहीं बैठा। उसने भी अपने लड़ाकू विमानों को चीन के विमानों के पीछे लगा दिया। इतना ही नहीं, बताया गया कि उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया, ताकि अगर चीन किसी भी तरह से ताइवान को निशाना बनाए तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने भी साफ कर दिया कि वो चीन की धमकियों से न तो डरेगा और न ही उसके आगे झुकेगा। लेकिन अमेरिका के मीडिया के मुताबिक चीन की सेना के कमांडर ने ताइवान को सबसे बड़ी धमकी दे डाली। चीन के उस कमांडर ने साफ कह दिया कि ताइवान को आजाद करने के दौरान चीन की सेना कोई दया नहीं दिखाएगी, और उसने कहा कि ताइवान को चीन किसी भी कीमत पर लेकर ही रहेगा। इसीलिए बीते कुछ दिनों से चीन की सेना लगातार ताइवान को चारों ओर से घेर कर सैन्य अभ्यास कर रही है। ताइवान को चीन अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक आजाद देश मानता है। लेकिन चीन ने बीते कई साल से ताइवान को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर इसके बावजूद ताइवान ने चीन के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि अमेरिका की मदद से उसने अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बना लिया, ताकि अगर जंग जैसे हालात बने तो चीन से मजबूती से निपटा जा सके। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ताइवान को डराने के मकसद से ही चीन के उस कमांडर ने ताइवान के ऊपर हमले के दौरान दया न दिखाने की बात कही। लेकिन चीन की धमकियों को ताइवान हल्के में नहीं ले रहा। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ताइवान चीन को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गया और अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब ताइवान पर हमला बोल दे। दोनों के बीच जिस तरह से तनाव लगातार बढ़ रहा है वो कभी भी जंग में तब्दील हो सकता है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसीलिए ताइवान ने अपने दोस्त अमेरिका से मदद की गुहार लगाई, ताकि अपनी सेना की ताकत को ऐसा मजबूत किया जा सके जो जरूरत पड़ने पर चीन के छक्के छुड़ा दे। लेकिन इन दिनों अमेरिका अपने दोस्त इजराइल की मदद में जुटा है, जबकि रूस के खिलाफ लड़ाई में वो यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका को जंग के बीच फंसा देख चीन भी ताइवान को हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका इन दिनों खुद ही 2 जंगों में फंसा हुआ है और ये वक्त ताइवान पर धावा बोलने का हो सकता है। इसीलिए ताइवान की सेना भी पूरी तरह अलर्ट हो गई। उधर इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने एक बड़ा दावा कर दिया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तरफ खींच लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने काला सागर में रूस के एक जंगी जहाज को उड़ा दिया, और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने क्राइमिया के पास काला सागर में तैनात रूस के एक जंगी जहाज को निशाना बनाया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ। काला सागर में रूस की नौसेना का एक ताकतवर बेड़ा तैनात है, जिसका काम यूक्रेन के समुद्री तट पर नजर रखना और क्राइमिया की सुरक्षा करना है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के इस नेवल बेस पर हमले के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी हैं।
लेकिन यूक्रेन ने सिर्फ काला सागर में नहीं बल्कि क्राइमिया में भी बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में 17 ड्रोन से हमला किया ताकि पुतिन की फौज को तहस नहस किया जा सके। यूक्रेन ने क्राइमिया के सेवस्तोपोल में बने रूसी नौसैनिक मुख्यालय की इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन को नष्ट करने का दावा कर दिया। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन साल 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद यूक्रेन ने इसे वापस रूस से छीनने की कसम खा ली और इसी वजह से यूक्रेन बार बार क्राइमिया में हमला कर रूस की फौज को निशाना बनाता रहता है। लेकिन रूस ने अपनी सेना के साथ साथ अपना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां तैनात कर रखा है। और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने काला सागर में हमला करने के लिए ब्रिटेन से मिली घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और रूस के जंगी जहाज को उसके बेड़े में शामिल होने से पहले ही तबाह कर दिया। और दावा किया गया कि यूक्रेन ने इस हमले में ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस ने दी। इस मिसाइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। आमतौर पर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल से 250 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। इसका वजन 1300 किलो है और ये 5 मीटर लंबी होती है। स्टॉर्म शैडो की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और ये मिसाइल अपने साथ 450 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। ब्रिटेन और फ्रांस ने ये मिसाइलें एक शर्त के साथ यूक्रेन को दी थी। शर्त ये थी कि इनका इस्तेमाल केवल यूक्रेन की सीमा में ही किया जाएगा। लेकिन रूस का आरोप है कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रूस के कुछ शहरों और क्राइमिया को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि ज़ेलेंस्की न तो रूस के शहरों पर हमले की बात को सही मानते हैं और न ही क्राइमिया को रूस का हिस्सा। और इसीलिए यूक्रेन ने काला सागर में तैनात रूस के बेड़े पर हमला कर दिया, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ही काला सागर बेहद अहम है। काला सागर के जरिए ही यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज का निर्यात किया जाता था, जिसके लिए यूक्रेन और रूस के बीच काला सागर अनाज समझौता हुआ था, जिसके तहत काला सागर में फंसे अनाज से भरे जहाज निर्यात के लिए वहां से निकलते थे और इस दौरान रूस की सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करती थी। ये समझौता ओडेसा समेत काला सागर के किनारे 3 बंदरगाहों से अनाज के निर्यात के लिए हुआ था। लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से भड़के पुतिन ने यह डील तोड़ दी, जिसकी वजह से यूक्रेन का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया। ऐसे में यूक्रेन काला सागर पर हमला कर अपने बंदरगाहों पर कब्जा पाना चाहता है ताकि वो एक बार फिर अपने अनाज का निर्यात कर सके, क्योंकि काला सागर के आसपास बने ज्यादातर बंदरगाह रूस के कब्जे में और रूस ने इन सभी बंदरगाहों पर अपनी सबसे घातक मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। इस बीच यूरोप का देश बल्गेरिया का आसमान अचानक सुर्ख हो गया और वहां के आसमान के बदलते रंग को देख लोगों में खौफ पैदा हो गया। जिसने भी आसमान को लाल रंग में बदलते देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने इसे मौत का संकेत करार दिया। इसे लेकर अलग अलग अटकलें लगाई गई और खूनी आसमान को देखकर लोगों के दिलों में डर और दहशत घर कर गई। लोगों ने इसके ढेरों वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिनके मुताबिक आसमान में ये लाल रंग पहले बल्गेरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में दिखा, फिर वहां के पूरे आसमान में दिखने लगा। बल्गेरिया के कोने कोने से दिख रहे लाल रंग के आसमान की इन तस्वीरों को किसी ने रूस यूक्रेन में जारी युद्ध में हुए कत्लेआम से जोड़कर देखा, तो किसी ने इसे विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देखा। आसमान से बरसते खून के रंग को लोगों ने कुदरत की तरफ से मौत का इशारा बताया। कई लोगों ने इस डरावनी लाल रोशनी को प्रलय की आहट बताया, जो दुनिया के खात्मे की शुरुआत बताई गई। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तस्वीरें और पोस्ट शेयर करते हुए ये दावा किया कि सिर्फ बल्गेरिया में नहीं बल्कि कई और देशों में आसमान ने रंग बदला। कई देशों में अलग अलग वक्त पर आसमान लाल रंग का नजर आया, जिसने वैज्ञानिकों और आसमान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को खूब रोमांचित किया। जिसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की, जिनके मुताबिक रोमानिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, यूक्रेन, पोलैंड और स्लोवाकिया में भी आसमान का रंग लाल नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लगा मानो आसमान में आग लग गई हो। लोगों ने तस्वीरें शेयर कर दावा किया कि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में भी नॉर्दर्न लाइट्स देखी गईं। वहां के लोगों के मुताबिक उन्हें आसमान में चमकदार हरे और लाल रंग की रोशनी नजर आई। भारत के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में लद्दाख में भी नॉर्दर्न लाइट्स देखी गई थी और उन्होंने रंग बिरंगे हुए आसमान की कई तस्वीरें मिली थी। यूं तो आसमान को चीर कर रंग बिरंगी रोशनी पैदा होना हर बार हैरान करता है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है। पृथ्वी और चांद के चुंबकीय ऊर्जा की वजह से, दोनों से होने वाले विस्फोट की वजह से नॉर्दर्न लाइट्स में चमक पैदा होती है।
क्योंकि इस टकराव में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बाढ़ सी आती है जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत की गैसों से टकराती है और इसी की वजह से आसमान में ये चमकदार रोशनी दिखाई देती है और फिर देर रात और सुबह से पहले आसमान इन खूबसूरत रोशनियों से नहा उठता है। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें सूरज से सौर हवाएं उठती हैं और इनमें चार्ज पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में 2 से 4 दिन का वक्त लगता है। जब ये सौर हवाएं पृथ्वी के वातावरण से टकराती हैं तो तेज रोशनी पैदा होती है। यानी जब कोई सौर तूफान पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो ऊर्जा के कण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से नीचे पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं जो वायुमंडल की गैस के साथ संपर्क करते हैं जिसके कारण आसमान रंगीन हो जाता है। इधर मुनाफा वसूली की वजह से भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और सबसे ज्यादा तेजी फार्मा और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में रही। यही नहीं, रियल्टी और ऑटो सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से बाजार पर असर पड़ा जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 16 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 64,942 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 5 अंक गिरकर 19,406 के स्तर पर बंद हुआ। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, अरमानों पर पहरे हैं। इच्छाओं पर प्रश्न चिन्ह है, अरमानों पर पहरे हैं। संबंधों से हमें मिले जो घाव बहुत ही गहरे हैं। सौगात की बात कही अंबर ने। नई क्रांति की आज घोषणा कर दी है कुछ गूंगों ने। सुनकर जो दौड़े आए वो सबके सभी बहरे हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का और फिर होगा सौगात की बात।